तू क्वेश्चन पूछ के बता मेरे को कि तू बुक के किसी कोने से क्वेश्चन पूछ के बता, मेरे में है औकात, मैं करके दिखाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम हॉल में जाना है, इस चीज़ के साथ में एग्जाम हॉल में नहीं जाना कि भाई पता नहीं क्या ही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, काश इजी क्वेश्चन पूछे या जो मैंने पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल भी नहीं। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई जिस कोने से पूछना है पूछ ले, मैं तो यहाँ तैयार बैठा हूँ, देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर उखाड़ दूंगा। तो आओ यार तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो कि काफ़ी ज़्यादा कम मेहनत करके, काफ़ी ज़्यादा कम एफर्ट लगा के एग्ज़ाम के एक हफ्ता पढ़ के, इवन एग्ज़ाम के एक एक दो दिन पढ़ के भी मेरे से ज़्यादा नंबर ले आता था। और इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा ही नहीं, पूरे क्लास का वो टॉपर था। सब उसको देख के ना शॉक्ड रहते थे कि भाई ये तो सारा दिन कुछ ना कुछ मस्ती करते रहता है, ये तो क्लास में भी बदमाशी करते रहता है, टीचर पढ़ा रही होती तो उतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं देता, हमेशा मजाक करते रहता है, लेकिन ऐसा क्या करता है, एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले ही पढ़ के ये सबसे ज़्यादा नंबर ले आता है। और ऐसे ही तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में, तुम्हारे क्लास में भी ऐसा कोई बच्चा ज़रूर होगा जिसको तुम्हें देख के लगता हो कि भाई ये तो पढ़ता ही नहीं है, और इतने कम मेहनत के साथ में, इतनी ज़्यादा मस्ती करने के बावजूद भी ये इतने सारे नंबर ले आता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जबकि हम तो भाई 10-10 घंटे भी पढ़ ले, पूरी एफर्ट भी लगा दे, स्कूल भी जाए, कोचिंग भी जाए, उसके बाद सारे होमवर्क करके भी हमारे नंबर कम रह जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो हमसे कम मेहनत करते हैं उनके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। तो एक चीज़ समझना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मेहनत इज़ नॉट इक्वल टू सक्सेस, कि तुम जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे कि ज़रूरी नहीं है कि उतने ही तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। ऑब्वियसली मेहनत एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर तुम मेहनत करते हो और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको तुम ऐड ऑन करते हो, तो कोई भी नहीं रोक सकता भाई तुम्हें कम टाइम के अंदर अंदर टॉपर बनने में। तुम कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर व्हाट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम कोई सा भी एग्जाम का कोई सा भी टॉपर उठा के देख लो, वो उनमें तुम्हें ये सारे गुण कॉमन मिलने वाले हैं। और आज के डेट से तुम्हें मैं 21 डेज़ का चैलेंज देता हूँ कि आज से लेकर 21 डेज़ तक इसको तुम फॉलो कर लो। एंड अगर तुम्हारे लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज तुम्हें अपने अंदर नहीं दिखने लगा, देन मुझे बता। तो उस लड़के को और बाकी सारे टॉपर्स को एनालाइज करने के बाद, मेरी खुद की जर्नी एनालाइज करने के बाद में, ये कुछ मैंने ब्रह्मास्त्र निकाले हैं और इतने सालों का ये जो एक्सपीरियंस है ये तुम्हें मैं इस वीडियो में लाके दे रहा हूँ। तो ये गोल्ड माइन वीडियो होने वाली है, तो एंड तक देख लेना, क्योंकि लिटरली मैंने जो इतने सालों में चीज़ें सीखी है ना, वो इन कुछ मिनटों में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से सुन लेना और एक एक पॉइंट को ढंग से नोट डाउन कर लेना। पहला मेथड आता है सिसिनिटी मेथड। अब भैया ये सिसिनिटी मेथड क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बात कुछ ऐसी है कि बहुत साल पहले एक सिसिनिटी नाम का राजा रहता था और वो डेली एक सिटी से दूसरी सिटी जाता था और उस सिटी से वापस अपने सिटी में आता था और बीच में जंगल पड़ता था। अब ऐसा होता था ना कि उस जंगल से जितने भी लोग जाते थे ना, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती थी, बहुत मीठी आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि उन्हें स्वर्ग, उन्हें हेवन बुला रहा है। तो वो आवाज़ सुन करके जंगल के रास्ते में भटक जाते थे। एंड एट दी एंड जब वो भटक जाते थे तो उन्हें पता चलता था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था और उस ट्रैप में वो फंस चुके एंड कभी भी वो उस रास्ते को कंप्लीट नहीं कर पाते थे। बट इस सिसिनिटी नाम के राजा ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप करी, एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिससे कि वो और उसका पूरा का पूरा ट्रुप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वो सीधा अपने ट्रुप्स को ऑर्डर करता था कि भाई जब भी जंगल से निकलोगे अपने कान हमेशा बंद रख लेना। एंड राजा खुद इस ट्रैप में ना फंसे इसलिए वो सबको ये ऑर्डर्स दे देता था कि मुझे घोड़े से बांध देना, ताकि मैं बिल्कुल भी इधर उधर आवाज़ सुन के ना जा पाऊँ, और मैं चाहे कितना भी बोलूँ कि मुझे खोल दो या मुझे जाने दो, मेरे को बिल्कुल भी जाने नहीं देना। तो ऐसा ही होता था, हर बार वो ये टेक्निक फॉलो करता था एंड वो सक्सेसफुली उस फॉरेस्ट के रास्ते से निकल जाता था। तो ये बहुत ही सिंपल स्टोरी है। इस सिंपल स्टोरी को तुम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। हमारे लाइफ में एज अ स्टूडेंट हमारे पास में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, इतने सारे चीप प्लेजर्स होते हैं आज के डेट में, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है तुम्हारे पास में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस है। बस अपने आप को ये बोलना है कि भाई पढ़ते समय सारी चीज़ें साइड में, सारी की सारी चीज़ें साइड में, मैं एक भी चीज़ें अपने सामने नहीं रखूँगा। उस स्टडी एरिया में जहाँ बैठ के तुम पढ़ रहे हो, कोई ऐसा एक भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है या फिर यूज़फुल नहीं है। 99% ऑफ द बच्चे ना अपने पास में मोबाइल लेके बैठते हैं और क्या बोलते हैं, भैया आज के डेट में तो मोबाइल से पढ़ते हैं। बिलीव मी और नॉट, अगर तुम कोशिश करोगे, वो जो मोबाइल से पढ़ने का जो समय होता है ना, वो बहुत कम समय होता है जब तुम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे होते हो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम्हें बुक में खुद से पढ़ना होता है, नोट्स में खुद से पढ़ना होता है, खुद से नोट्स बनाने होते हैं, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक और बहुत ज़्यादा प्रो टिप दूंगा कि ये सारे जो डिजिटल तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है उनको कम करने की एक बहुत अच्छी प्रो टिप दूंगा कि जितने तुम्हारे पीडीएफ्स होते हैं, कि कई लोग बोलते हैं भैया हम तो लैपटॉप में खोल के हम पीडीएफ्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, तो भाई अगर तुम उससे सॉल्व करते हो तो बेटर है। 2 रुपये लगते हैं प्रिंट आउट कराने में, जाके एक दिन जाके सारी चीज़ें प्रिंट आउट करा के ले आया करो और हार्ड कॉपी में पढ़ा करो।
और ये एक्सक्यूज़ मत दिया करो कि मुझे लैपटॉप में पढ़ना होता है भैया, मुझे मोबाइल में पढ़ना होता है। एक फिक्स टाइम असाइन करो कि इस टाइम इंटरवल में ही मैं मोबाइल लैपटॉप का यूज़ करूँगा, जो भी मुझे लेक्चर्स देखने या जो भी मुझे यूट्यूब में वीडियो देखनी है एजुकेशनल रिलेटेड, उसके अलावा मेरे टेबल से सारी चीज़ें गायब होंगी। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूं, तो जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था ना, और मेरे आखिरी के 3-4 महीने बचे थे एंड मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, मैंने लिटरली इस मोबाइल को लॉकर में बंद कर दिया था एंड मैंने वो 4 महीने मोबाइल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा था। चाहे मन कितना भी मुझे बोला कि भाई यूज़ कर ले, थोड़ा सा प्लेजर ले ले, चल पढ़ाई अच्छी हो रही है, थोड़ा सा तो फ़ोन यूज़ कर ले, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि बिल्कुल फ़ोन को टच भी नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। एंड एट दी एंड तक मैंने उस चीज़ को करा, तो उस चीज़ का मुझे फाइनली रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिला। अगला मेथड है प्री रीडिंग। अब तुम कोई भी चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे बस लेते हैं और बैठ जाते हैं। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं कि भाई तुम्हारा उसको 2-3 पेज पढ़ के ही तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर तुम फ़ोन चलाने लग जाते हो या कुछ और करने लग जाते हो। या कईयों का ऐसा होता है कि भाई पूरा चैप्टर ही पढ़ लिए शुरू से एंड तक, लेकिन एंड तक पहुँचे तो पता ही नहीं चला भाई पूरा चैप्टर कहाँ गायब हो गया, दिमाग में से सब कुछ इधर उधर हो गई, खिचड़ी बन गई। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि तुम प्री रीडिंग करो। किसी भी चैप्टर को पूरा पढ़ने के बजाय उसकी एक ओवरव्यू लो कि पूरा चैप्टर आखिर में है क्या है। इस पूरे चैप्टर में एक ऊपर से अंडरस्टैंडिंग ले लो और एक अपने दिमाग में माइंड मैप टाइप्स क्रिएट कर लो कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें, ये टॉपिक्स है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स कनेक्टेड है। तब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में अंदर है क्या, मुझे एक्सपेक्ट क्या करना है इस चैप्टर से। और इस प्री रीडिंग के कॉन्सेप्ट से ही अगला कंसेप्ट आता है, जो अगला पॉइंट है वो है चंकिंग। अब चंकिंग क्या होता है भैया, कि बड़े बड़े चैप्टर्स को हम छोटे छोटे चीज़ों में कन्वर्ट कर दे, छोटे छोटे सिंप्लीफाइड सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ें। अब इसमें मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ कि कई बुक्स में, कई चैप्टर्स में ना ऐसे सेक्शन वाइज चीज़ें डिवाइडेड होती है। मान लो कि तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री के बुक में ऐसे सेक्शन वाइज चीज़ें डिवाइड होती है कि सेक्शन 1 में ये, सेक्शन 2 में ये हो। और तुम अगर सेक्शन वाइज चीज़ों को एज अ टारगेट अचीव करते जाओगे कि आज मुझे सेक्शन 1 ही पढ़ना है, और सेक्शन 1 की तुमने प्री रीडिंग करी, एक ओवरव्यू लिया, उसको ढंग से पढ़ा सेक्शन 1 को, और उसमें से जितने भी क्वेश्चन आंसर है तुमने खुद से बनाए एंड तुमने उसको याद कर लिया, तो तुम्हें बिल्कुल भी ये चीज़ फील नहीं होगी कि ये चैप्टर तो इतना बड़ा है, मैं इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करूँगा। जब तुम छोटे छोटे चंक कवर करते जाते हो ना, तो अपने आप इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा चंक कैसे कंप्लीट हो जाता है ये तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ट्रिक्स है बाई टॉपर्स ऑफ एनी एग्ज़ाम। अगर नहीं करते हो तो आज से करना बिल्कुल शुरू कर दो। आई गारंटी यू इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली चीज़ आती है परीटो प्रिंसिपल। अब ये परीटो प्रिंसिपल क्या होता है? तो परीटो ने एक चीज़ कही थी कि भाई अगर तुम 100% काम करते हो ना, तो तुम्हें जो आउटपुट है वो सिर्फ 20% से ही मिल रहा होता है। अब इसका मतलब क्या है कि तुम मान लो 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो एक्चुअली में जितनी चीज़ें तुम्हें याद है ना, वो सिर्फ 2 घंटे के बराबर ही है। तो एज अ स्टूडेंट हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस 20% को हम इसको कम करें। इस 20 को हम धीरे धीरे 30 पे लाए, 40 पे लाए, 50 पे लाए, 60 पे लाए, और धीरे धीरे इसको कम करें और अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करें। जैसे कि मैंने तुम्हें सिसिनिटी मेथड में बताया कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड करना है और उसी से ये एफिशिएंसी बढ़ेगी। मोस्ट ऑफ द चीज़ों में तुम देखोगे परीटो प्रिंसिपल अप्लाई होता है किसी भी चीज़ में लाइफ में। मान लो तुम कोई एक ग्रुप का प्रोजेक्ट कर रहे हो, 5 लोगों का ग्रुप है, तो देखोगे क्या 1 या 2 लोग ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे होंगे, बाकी मोस्टली लोग चिल मार रहे होंगे कि भाई हमको लेना देना नहीं है, ये लोग काम कर लेंगे, काम हो जाएगा। परीटो प्रिंसिपल को हम एक और पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते कि भाई तुम्हारा इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है, इतना बड़ा, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन तुम एक्चुअल एग्जाम में देखोगे तो बहुत ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। कई बार ऐसे टॉपिक्स में हम उलझे रह जाते हैं जो शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और हम उसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये कि सब चीज़ें आनी तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई तुम चीज़ें स्किप कर रहे हो और सिर्फ यही कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हें सारी चीज़ें पता है, लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से तुमने पूरे का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसा एनालाइज करके बैठे हो कि तुम्हें पता है कि भाई इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से ऐसा न्यूमेरिकल आता है। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में इस चैप्टर से इतने बार ये डायग्राम पूछा गया, मतलब तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ क्लियर है प्रॉपर्ली। हो सकता है कई लोग हार्ट के डायग्राम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो कि भाई हार्ट का डायग्राम नहीं बन रहा, उसमें लगे पड़े हैं, घंटों बिता रहे हैं। लेकिन एक बंदे को पता है भाई शायद पिछले 5-6 साल में हार्ट का डायग्राम एक बार ही पूछा गया था, लेकिन किडनी का डायग्राम 5-6 बार पूछा गया है, तो मैं किडनी के डायग्राम को बहुत अच्छे से करूँगा, शायद हार्ट का ना भी करूँ उतने अच्छे से तो चल जाएगा काम। सो परीटो प्रिंसिपल को इस तरीके से अप्लाई करो, बड़े स्मार्ट तरीके से चीज़ें उठाओ सिलेबस में से। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है फोकस्ड स्प्रिंट्स। आज के डेट में हमारा अटेंशन स्पैन भाई
ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम 5 मिनट के लिए भी फोकस नहीं कर सकते हैं। एंड अगर उस टाइम पे तुम सोचो, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना, समझ रहे हो, कि इस समय में इफ़ यू लर्न हाउ टू फोकस फॉर लॉन्ग आवर्स ना, तुम किसी को भी हरा सकते हो लाइफ में। लाइक टॉपर बनना या सक्सेसफुल बनना बहुत बहुत ईजी है अगर तुमने फोकस करना सीख लिया तो तुम्हें बहुत लंबे लंबे फोकस्ड स्प्रिंट लगाने हैं। अब ऑब्वियसली ये एकदम से तो नहीं आएगी, तो तुम्हें धीरे धीरे स्टार्ट करना है। अब तुम ऐसे पोमोडोरो टेक्निक बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ऐसे फोकस्ड स्प्रिंट लगाने। अब मैं 25 मिनट रिकमेंड नहीं करता वैसे, बट धीरे धीरे तुम इस टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हो। मिनिमम 1 घंटे तक इसको ले जाने की कोशिश करो। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाए इस चीज़ को बढ़ाते रहो, ताकि एग्ज़ाम में लॉन्ग आवर्स तक बैठने का तुम्हारा जो हैबिट है वो अभी से बिल्ड होता रहे। नहीं तो ऐसा होता है कि भाई तुम्हारे पास में नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कईयों को ये हैबिट ही नहीं होती कि वो एग्ज़ाम में 3 घंटा बैठ के फोकस के साथ में आंसर लिख सके। फिर तुम बोलते हो ना भैया पढ़ते हैं लेकिन नंबर नहीं आता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि तुम्हें उस एग्ज़ाम एनवायरनमेंट की, तुम्हें फोकस्ड स्प्रिंट मारने की आदत ही नहीं है, तो नहीं हो पाएगी चीज़ें। तो आज से लेके अगले 21 डेज़ तक जितने भी घंटे पढ़ते हो, फोकस्ड स्प्रिंट मारना है। और ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को नोट करते रहो। सिर्फ वीडियो देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इन पॉइंट्स को नोट नहीं करोगे। और ऐसा नहीं कि वीडियो ख़त्म हुई तो अगले रिकमेंडेशन में भी और 10 वीडियो आ रही है, इनमें क्लिक कर लेता हूँ। भाई अपने साथ 10 मिनट बैठो, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद 10 मिनट बैठो और दिमाग लगाओ कि मैंने कौन कौन सी बातें बोली, और अपने ओपिनियंस भी उसमें ऐड करो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐड करो कि तुम कौन सी चीज़ें सही कर रहे हो, तुम कौन सी चीज़ें गलत कर रहे हो, और उस बेसिस में डिसीजन लो कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद में कैसे एक्शन लूँगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में फिर तुम दूसरे वीडियो में जाओगे तो भाई टाइम पास कर रहे हो, फिर रहने दो, तुम अभी वीडियो देखना बंद कर दो। तो ये फोकस स्प्रिंट वाली बात कैसे कनेक्टेड है पहले से, सिसिनिटी प्रिंसिपल। डिस्ट्रैक्शन को अपने को हटाना है, अपनी प्रोडक्टिविटी अपने को मैक्सिमाइज करनी है, परीटो प्रिंसिपल, एंड उसके बाद में फोकस्ड स्प्रिंट्स मारने हैं। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। कोई अगर टाइम टेबल फॉलो करता है चाहे नहीं करता है, लेकिन ये चीज़ फॉलो करता है, जो कि है डेडलाइंस। अब डेडलाइंस क्या होती है कि भाई तुमने डिसाइड करा है कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है या 1 हफ्ते बाद मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तो वो चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ टाइम टेबल बनाते हैं, चीज़ें लिखते हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन कुछ भी 99% ऑफ द बच्चे वो चीज़ कभी भी पूरी नहीं कर पाते। एंड पूरी नहीं करते हो तो वहीं के वहीं रह जाते हो, और तुमसे कोई कम नॉलेज वाला बंदा तुमसे आगे निकल जाता है। अगर तुम लिटरली अगर अपने डेडलाइंस तुम पूरे करने लग जाओ ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अब फाइनल बोनस पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना। अब जब तुम पढ़ने बैठते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे सिर्फ ऐसे हाथ मोड़ करके ऐसे लेक्चर देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, कोई बुक रीड कर रहे हैं। अब ऐसे काम नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा दिमाग को जब तक तुम चीज़ें रिकॉल नहीं कराते रहोगे ना, तब तक काम नहीं होगा। जब तुम पढ़ते हो, देखो पहली लाइन पढ़ी, चौथे लाइन तक आते आते तुम्हारा दिमाग पता नहीं किसके बारे में ही सोच रहा है, किस लड़की के ख्यालों में खो चुका है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड तुम अचानक से 10वीं लाइन तक आते आते रियलाइज़ करते हो, ओह मैं तो पढ़ रहा था लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खो चुका था। तो दिमाग को एंगेज रखना पड़ेगा तुम्हें। एंगेज रखने का बेस्ट तरीका है कि तुम साथ साथ में लिखते रहो। एक रफ़ कॉपी साइड में रख लो। ये चीज़ मैं खुद किया करता था, एंड इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। जब मैं कोचिंग में पढ़ता था ना, तो मैं एक टॉपर को देखता था कि भाई ये एक साइड में मेन कॉपी तो रखा है, मेन नोटबुक रखा है, और साइड में एक रफ़ कॉपी भी रखा हुआ है, और रफ़ कॉपी में कॉन्स्टेंटली उसका हाथ चलते रहता था। भले गोद रहा है या अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख रहा है, उस रफ़ कॉपी को तुम्हें वापस पढ़ना भी नहीं है, लेकिन जब टीचर बोल रहा है या फिर तुम कुछ पढ़ रहे हो और तुम्हारा हाथ भी साथ साथ चल रहा है ना, तुम छोटी छोटी चीज़ें लिखते जा रहे हो, तो दिमाग को रिकॉल जाता है, एक्टिव रिकॉल कहते हैं इसे, फीडबैक जाता है, एंड वो चीज़ ऑल स्ट्रेंथन होती है और तुम्हें समझ आती है, तुम्हारा ध्यान नहीं भटकता पढ़ाई से। तो एक रफ़ कॉपी आज से साइड में लेके बैठना, पेन के साथ में जब भी पढ़ो साथ साथ में लिखते रहना। उसको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जस्ट तुम्हें लिखते जाना है उस रफ़ कॉपी में, ताकि तुम्हारा अटेंशन बना रहे, तुम्हारा दिमाग में वो चीज़ें बैठती जाए साथ के साथ। तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी एग्ज़ाम को फोड़ने से। तुम्हें एग्ज़ाम वाले दिन कोई बंदा सामने आके खड़े होके भी बोल देना कि भाई तेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो तुम लिटरली अंदर से हंस रहोगे, क्योंकि तुम में अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैंने तो सब कर रखा है, मेरे दिमाग में सब कुछ बैठा हुआ है, बस कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तुम एग्जामिनर को चैलेंज करो कि भाई तू क्वेश्चन पूछ के बता मेरे को, कि तू बुक के किसी कोने से क्वेश्चन पूछ के बता,
मेरे में है औकात, मैं करके दिखाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम हॉल में जाना है। इस चीज़ के साथ में एग्जाम हॉल में नहीं जाना कि भाई पता नहीं क्या ही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, काश इजी क्वेश्चन पूछे या जो मैंने पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल भी नहीं। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई जिस कोने से पूछना है पूछ ले, मैं तो यहाँ तैयार बैठा हूँ, देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर उखाड़ दूंगा। आज से ये चीज़ डेवलप करनी शुरू कर दो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंड आई गारंटी अगले 21 डेज के अंदर तुम्हें रिजल्ट मिल रहे होंगे अगर तुम इनमें से हर एक चीज़ को ढंग से प्रॉपरली पूरे शिद्दत के साथ में फॉलो कर लेते हो। तो देख क्या रहे हो भाई, चलो पढ़ाई में लग जाओ, साथ में फोड़ेंगे।